सुप्रभात छात्रों। आज हम कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण का पाठ प्रथम भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। पहला हमारा है भाषा की परिभाषा। जिस माध्यम से मनुष्य अपने भावों और विचारों को प्रकट करता है और दूसरे के विचारों को समझता है, उसे भाषा कहा जाता है। भाषा के प्रकार: बोलकर, मौखिक रूप: बोलकर और सुनकर विचारों के आदान प्रदान को मौखिक भाषा कहते हैं। लिखकर, लिखित रूप: लिखकर और पढ़कर विचारों के आदान प्रदान को लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के विभिन्न रूप: व्युत्पत्तिपरक: अन्य शब्दों के समान हिंदी शब्द में भी अनेकार्थीवाची है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। संस्कृत, प्राकृत अथवा आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के किसी भी प्राचीन ग्रंथ में इसका प्रयोग नहीं किया गया है। फारसी में हिंदी का अर्थ है हिंदी से संबंध रखने वाला है, किंतु इसका प्रयोग हिंदी की वस्तु, हिंद के रहने वाले अथवा हिंद की भाषा के अर्थ में भी होता रहा है। भाषा परक अर्थ: अर्थ की दृष्टि से हिंदी शब्द का प्रयोग हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ अथवा अन्य कुल की भाषा के लिए हो सकता है, किंतु व्यवहार में हिंदी उस बड़े भूभाग की भाषा मानी जाती है जिसकी सीमा पश्चिम से जैसलमेर, उत्तर पश्चिम में अम्बाला, उत्तर में शिमला से लेकर नेपाल के पूर्वी छोर तक के पहाड़ी प्रदेश के दक्षिण भाग पूर्व भागलपुर, दक्षिण पूर्व में रायपुर तथा दक्षिण पश्चिम में खंडवा तक पहुंचती है। भाषा के विविध रूप: संपर्क भाषा: जो भाषा वैचारिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक स्तर पर जोड़ने का कार्य करे, उसे संपर्क भाषा कहते हैं। भारत में हिंदी और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा का काम कर रही है। भारत के अलग-अलग भाषाभाषी प्रांतों के लोग जिस भाषा में एक दूसरे से विचारों का आदान प्रदान करते हैं, वह संपर्क भाषा कहलाती है। जैसे उत्तर भारत के निवासी दक्षिण, पश्चिम या पूर्वी भारत में जाकर एक दूसरे से हिंदी भाषा में ही संपर्क स्थापित करते हैं। संपर्क भाषा के रूप में हिंदी वर्ग विशेष की भाषा नहीं है और न ही इसका क्षेत्र छोटा होता है, क्योंकि इसका प्रयोग पूरे भारत में किया जाता है, पूरे विस्तृत रूप में किया जाता है। यहाँ तक कि हमारे पड़ोसी देश में भी हिंदी भाषा का प्रयोग बहुतायत मात्रा में किया जाता है। मानक हिंदी भाषा: भारत विविधताओं से भरा देश है, जहाँ लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोलियां बोली जाती है। कहा जाता है, 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर वाणी। भारत एक विशाल देश है, विभिन्नता में एकता इसकी विशेषता है। क्षेत्रीय प्रभाव के कारण हमारे यहाँ भाषा के अनेक रूप दिखाई देते हैं। यह व्याकरण के नियमों पर पूर्णतः आधारित होती है। इसका प्रयोग साहित्यिक ग्रंथों और पत्र पत्रिकाओं आदि में होता है। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने 60 के दशक में हिंदी के मानकीकरण के लिए अथक प्रयास किया और कुछ परिवर्तन भी सुझाए। डिजिटल युग में कुछ कठिनतम शब्दों को आसानी से लिखने के लिए, जैसे छुट्टियां, गए, बहुत सारे परिवर्तन किए गए, जिससे भाषा सरलता से समझी जाए और लिखी जाए। मातृभाषा: मातृभाषा के माध्यम से ही रीति रिवाजों, परंपराओं, आदर्शों और जीवन मूल्यों को सीखता है। माता अर्थात माँ और परिवार से सीखी जाने वाली भाषा को मातृभाषा कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषी परिवार में जन्मे बालक
की भाषा हिंदी होती है। ठीक उसी प्रकार गुजराती परिवार में जन्मे बच्चे की भाषा हिंदी न होकर गुजराती होगी, यह उसकी मातृभाषा होगी। कहने का मतलब यह है, जिस स्थानीय भाषा में, स्थानीय जगह पर जिस बच्चे का जन्म होगा, वह स्थानीय भाषा, लोकल लैंग्वेज उसकी मातृभाषा होगी, मदर टंग होगी। बोली। जब एक सीमित क्षेत्र में भाषा के अनेक स्थानीय रूप विकसित हो जाते हैं तो उसे बोली कहते हैं। जैसे मारवाड़ी, मगही, गढ़वाली आदि। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहते हैं। बोली में प्रायः साहित्य की रचना नहीं होती। क्षेत्र के आधार पर यह भाषा का सबसे छोटा रूप है। भौगोलिक कारणों से बोलियों का निर्माण होता है। उपभाषा। उपभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है, जबकि भाषा की अपेक्षा छोटा होता है। उपभाषा में कई बोलियां हो सकती हैं, जैसे पूर्वी हिंदी उपभाषा की बोलियां हैं, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी इत्यादि। राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। किसी भी राष्ट्र के अधिकाधिक नागरिकों द्वारा अपने दैनिक कामकाज में प्रयोग की जाने वाली भाषा राष्ट्रभाषा कहलाती है। भारत की राष्ट्रभाषा हिंदी कही जा सकती है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। भारत की सभी भाषाओं में हिंदी सर्वाधिक बोली और समझे जाने वाली भाषा है। भारत की कुल जनसंख्या के लगभग 77% लोग इस भाषा को समझते, बोलते तथा लिख लेते हैं। हिंदी राष्ट्र की सभ्यता और संस्कृति के उच्च आदर्शों को अपने में समाये हुए है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 70% लोग हिंदी बोलते, समझते और लिख लेते हैं। इसके लिए इसको राष्ट्रभाषा का दर्जा देना चाहिए। राजभाषा। राजभाषा अर्थात शासन की भाषा। राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा। इसी में शासन के सभी आदेश, निर्देश प्रकाशित होते हैं। हिंदी भारत की राजभाषा है। भारत के संविधान ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को भारत संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता दी। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ की राजभाषा हिंदी है। अंडमान निकोबार में भी हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है। कुछ प्रदेशों में हिंदी को द्वितीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। ये प्रदेश हैं महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब आदि। अन्य राज्यों ने अपनी अपनी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया हुआ है। जिन प्रांतों में हिंदी नहीं समझी जाती, वहां हिंदी के पत्रों के साथ अंग्रेजी में उसका अनुवाद भेजा जाता है। उपभाषाएं और बोलियां। उपभाषाएं, बोलियां। उपभाषाएं पश्चिमी हिंदी, हरियाणवी, बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, खड़ी बोली। उपभाषाएं पहाड़ी हिंदी, कुमाऊनी, गढ़वाली, मंडियाली। उपभाषाएं राजस्थानी, जयपुरी, मालवी, मेवाती, हड़ौती। पूर्वी हिंदी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। बिहारी हिंदी, भोजपुरी, मैथिली, मगही। लिखित भाषा का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है लिपि, जिसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। लिपि भाषा का महत्व ध्वनि पर आधारित है। ध्वनि को ही हम लिपि
चिन्हों की मदद से लेखनी कार्य संपन्न करते हैं। लिपि की परिभाषा: मौखिक ध्वनियों को जिन निश्चित चिन्हों के माध्यम से एक विशेष व्यवस्था में प्रस्तुत किया जाता है, उसे लिपि कहते हैं। अलग-अलग भाषाओं की लिपि अलग-अलग होती है, जैसे अंग्रेजी की रोमन, उर्दू की फारसी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती की देवनागरी। उस तरह विश्व में जितनी भी भाषाएं हैं, उसकी अलग-अलग लिपियां हैं। कुछ देशों की भाषाएं और उनकी ध्वनियां और लिपि: भाषा: फ्रेंच रोमन, तिब्बती उच्चैन, अंग्रेजी रोमन, सिंहली आबूगीड़ा, पंजाबी गुरुमुखी, नेपाली देवनागरी, उर्दू, फारसी, चीनी कांजी काना, मराठी देवनागरी, जापानी हांजी। ये सब हमारे कुछ देशों की भाषाएं और लिपियों के बारे में हम जानकारी प्राप्त किए। भारत की प्राचीन लिपियां: भारत की प्राचीनतम लिपि का नाम ब्राह्मी लिपि है। इसी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे गए। उनकी भाषा प्राकृत है, लेकिन लिपि का नाम ब्राह्मी है। इस ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ और आज के समय में भी इस लिपि को हम उत्तर प्रदेश के बनारस नामक स्थान के पास सारनाथ के स्तंभ पर ये ब्राह्मी लिपि लिखा हुआ रूप हम देख सकते हैं। व्याकरण: व्याकरण एक ऐसा शास्त्र है जो वर्णों, शब्दों और वाक्यों का शुद्ध ज्ञान एवं प्रयोग सिखाता है। व्याकरण किसी भी भाषा को शुद्धतम रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। भाषा एक व्यवस्था है जिसे व्याकरण द्वारा ही बताना संभव हो पाता है। भाषा जब व्याकरण के विभिन्न नियमों में बंधकर व्यवस्थित होती है तो उसमें मानकता आ जाती है। मानकता के कारण ही भाषा का प्रयोग स्थिर और सर्वमान्य हो पाता है। व्याकरण के अंग: वर्ण विचार, ध्वनि, वर्ण, उच्चारण, शब्दों के अध्ययन से संबंधित। शब्द विचार, शब्दों के रूप, व्युत्पत्ति, रचना, रूपांतरण से संबंधित। पद विचार, लिंग, वचन, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय युक्त शब्द, रचना, पद भेद आदि से संबंधित। वाक्य विचार, वाक्य भेद, स्वरूप, प्रकार, विश्लेषण आदि से संबंधित। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए उस विषय के व्याकरण की जानकारी बहुत आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम उस भाषा को शुद्धतम रूप से न तो लिख सकते हैं, न तो पढ़ सकते हैं, न ही समझ सकते हैं। इसीलिए हर भाषा को पढ़ने से पहले उसके व्याकरण की जानकारी अति आवश्यक है। साहित्य: गद्य साहित्य। साहित्य के दो भाग होते हैं, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य। हित सहित साहित्य अर्थात जिसमें समाज का हित हो, जो समाज का पथ प्रदर्शक बने, वही साहित्य कहा जाता है। किसी भी भाषा के संचित ज्ञान संग्रह को साहित्य कहा जाता है। साहित्य के दो प्रकार हैं, गद्य और पद्य। गद्य के रूप कहानी, कथा, पत्र, निबंध, संस्मरण, अनुच्छेद, संवाद, उपन्यास, जीवनी, रेखा चित्र, नाटक, एकांकी आदि। प्रमुख गद्य लेखक हैं लेखक साहित्यकार प्रेमचंद का
पुस्तकें हैं मानसरोवर, गोदान, मंगलसूत्र, जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, स्कंदगुप्त आदि। साहित्य, पद्य साहित्य, इसे काव्य कविता भी कहा जाता है। जब कवि अपने शब्दों को छंद, तुक, लय द्वारा व्यक्त करता है तब उसे पद्य साहित्य कहते हैं। जैसे रहे मन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे फिर ना जुरे, जुरे गांठ परी जाए। पद के रूप दोहा, कुंडली, कवित्त, सवैया, पद, सोरठा, छंद, बद्ध कविता, छंद युक्त कविता। प्रमुख कवि कबीर रहे, मीराबाई, बिहारी, तुलसीदास, सूरदास, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, हरवंश राय बच्चन, रामधारी सिंह दिनकर आदि।